हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं और राष्ट्रपति से संबंधित जो है मूल रूप से हम लोग अभी उनकी शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं और शक्तियों से संबंधित जो कई क्लासेस अपलोड हो चुके हैं। तो आइए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि उनकी शक्तियों से संबंधित हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ रखा है। तो उनकी शक्तियों से संबंधित दोस्तों हम लोगों ने वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, विधायी या व्यवस्थापिका शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और वीटो शक्ति, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर इनकी योग्यता से संबंधित इनका महाभियोग यानी राष्ट्रपति का महाभियोग, इनका पद, इनका कार्यकाल, इन सबसे रिलेटेड जो है क्लासेस अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने उन क्लासेस को नहीं अटेंड किया, उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग जो है प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोस को जरूर देखें ताकि आप राष्ट्रपति को अच्छी तरह से समझ पाए और इनसे रिलेटेड जो प्रश्न आए एग्जाम में आप उनको कवर कर पाओ, उनको हल कर पाओ, उन अच्छा स्कोर कर पाओ। आइए हम लोग राष्ट्रपति की आज जो है इस क्लास में आपातकालीन शक्तियों के बारे में जानेंगे दोस्तों। यानी आज की क्लास राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से संबंधित क्लास है। तो ये जो दोस्तों राष्ट्रपति की जो ये आपातकालीन शक्ति है, इसका अगर जिक्र की बात करें तो आपका संविधान के भाग की अगर बात करें दोस्तों तो भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आपका 352 से आपका 360 के मध्य इसका जिक्र किया गया है। यानी संविधान के भाग 18 में जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है और आर्टिकल की अगर बात करें तो 352 से 360 के मध्य जो है आपका आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है राष्ट्रपति महोदय की। और अगर ये देखें कि किस संविधान से यानी किस देश के संविधान से लिया गया है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं दोस्तों कि भारत ने यानी भारत के जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माती जो सभा थी, उन्होंने क्या किया कि अलग अलग देशों से जो है कुछ ना कुछ जो है अनुकरण किया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व जो है आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इसी तरह कुछ ना कुछ जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या किया, अलग अलग देशों से लिया। तो ये जो आपातकालीन शक्ति है दोस्तों, यह क्या किया गया, जर्मनी के संविधान से लिया गया। यानी जर्मनी के संविधान का अनुकरण किया गया है आपका आपातकालीन शक्तियों के मामले में। तो ये तो हो गई दोस्तों संविधान के भाग की बात, किस भाग में जिक्र किया गया है, किस आर्टिकल में जिक्र किया गया है और किस देश से अनुकरण किया गया है इस आपातकालीन शक्तियों का। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में जो है यानी हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे राष्ट्रपति को कितने प्रकार की जो है ये आपातकालीन शक्तियाँ दी है। तो अगर आपातकालीन शक्तियों के वर्गीकरण की बात करें दोस्तों तो यहाँ जो है 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हमारे भारतीय राष्ट्रपति को दिया गया है। एक तो आपका राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका यानी यह हो गया पहला, दूसरा हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और तीसरे आपातकाल की अगर बात करें हम लोग तो तीसरे आपातकाल में क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तीसरी आपातकालीन शक्ति क्या हुई दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। यानी 3 शक्तियां जो है आपातकालीन शक्तियों के रूप में भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा हमारे भारत के राष्ट्रपति को दी गई है। एक पहले राष्ट्रीय आपातकाल, जिसका वर्णन अगर आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो 352 में इसका वर्णन किया गया है। दूसरी जो शक्ति दी गई आपातकाल से संबंधित वह है राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल की अगर बात करें तो इसका जो है 356 में वर्णन किया गया है आपका राष्ट्रपति शासन का। तीसरी जो आपातकालीन शक्ति है राष्ट्रपति के वह है वित्तीय आपातकाल। यह जो है इसका वर्णन दोस्तों 360 यानी अनुच्छेद 360 में किया गया है। तो ये जो है दोस्तों आपातकालीन शक्तियों से संबंधित जो मूल बातें हैं इनसे जोड़ करके जो है अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये जो चीज़ें हैं इनको तो आप रट ही डालिए, क्योंकि ये 100% कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। और क्योंकि यह बेसिक चीज़ें हैं, यह बेसिक जानकारी है आपके राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित। अब हम लोग बढ़ते हैं वन बाय वन दोस्तों, इन तीनों शक्तियों को, यानी राष्ट्रपति की तीनों आपातकालीन शक्तियों को वन बाय वन हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले क्या जानेंगे हम दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। और इससे संबंधित क्या जानेंगे, पहले हम लोग कारण जानेंगे, फिर इसकी घोषणा जानेंगे दोस्तों कि घोषणा किस प्रकार से होती है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अनुमोदन, जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे समय, यानी कितने समय तक यह लग सकता है। और फिर उसके बाद जानेंगे प्रभाव, और यानी इसका क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अंत में जानेंगे हम लोग प्रयोग। क्लियर है दोस्तों, अब हम लोग वन बाय वन जानेंगे। तो ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में सबसे पहली जो आपातकालीन शक्ति है, जिसे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल जानते हैं, जिसका अनुच्छेद 352 में जिक्र किया गया है। तो इसका कारण क्या, यानी किन कारणों से यह जो आपातकाल लगता है। तो कारण की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो पहला कारण है आपका युद्ध, दूसरा है बाहरी आक्रमण, और तीसरा है आपका आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति यानी युद्ध, मान लीजिए किसी देश के साथ, यानी कोई हमारा पड़ोसी देश है, उसके साथ हमारा युद्ध हो रहा हो, या बाहरी आक्रमण यानी किसी देश ने, यानी किसी अन्य देश ने हमारे भारत पर आक्रमण किया हो, या फिर आंतरिक अशांति यानी हमारे देश के ही भीतर जो है अशांति है, कहीं किसी राज्य में, किसी क्षेत्र विशेष में जो है अशांति की स्थिति है, संवैधानिक रूप से काम नहीं हो रहा है, कुछ संवैधानिक तत्वों के द्वारा जो कुछ गैर असंवैधानिक कार्य हो रहे हों, तो उस परिस्थिति में क्या होगा दोस्तों, यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। यानी यह पहला आपातकाल लगेगा, जो कि 352 में इसका वर्णन है। तो ये तो हो गया कारण दोस्तों आपका, यानी कि इस आपातकाल को लगाने का। किंतु यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, यह हमारे मूल संविधान में लिखित है। ये हमारे मूल संविधान का हिस्सा है, आपका आंतरिक अशांति। किंतु क्या हुआ कि जो इंदिरा गांधी ने क्या किया कि 1975 में आपका तीसरा आपातकाल लगाया। इंदिरा गांधी ने क्या किया दोस्तों कि उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, अगर डीपली जानोगे इसको, तो यहाँ पे क्या होता, इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में जो है विद्रोह चल रहा था, छात्रों का आंदोलन जबरदस्त चल रहा था, हर कोने से जो है छात्र इकट्ठा हो रहे थे इनके खिलाफ। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो आंतरिक अशांति शब्द है, चूंकि यह अस्पष्ट शब्द है, संविधान में इस शब्द की व्याख्या नहीं की गई है, यह अस्पष्ट शब्द के रूप में जाना जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें, बहुत सारे चीजों को जो है इंक्लूड किया जा सकता है। तो इस अस्पष्ट शब्द का इंदिरा गांधी ने क्या किया, मिस यूज किया, यानी गलत इस्तेमाल किया, और उन्होंने इसके आधार पर क्या किया कि तीसरा जो है आपातकाल 1975 में आपका लागू कर दिया। राष्ट्रपति जी को उन्होंने फोन किया और उन्होंने क्या किया, रातों रात जो है इस यानी कि तृतीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करवा दी, और जो छात्रों का जो आंदोलन हो रहा था उसको सिर्फ दबाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने अनुसार जो है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुविधा अनुसार, अपनी राजनीतिक जो उस समय का कंडीशन था उसके अनुसार क्या किया कि यह आपातकाल लगाया। तो यहाँ पर हालांकि उनको कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वह बुरी तरह से हार गई, और अगली जो सरकार बनी वह जनता की, यानी जनता पार्टी की सरकार बनी, और उस समय मोरारजी देसाई जो है आपका यानी कि प्रधानमंत्री बने। तो वहां पे क्या हुआ दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन हुआ आपका 1978 में। तो वहां पे चूंकि ये आंतरिक अशांति शब्द जो कि मूल संविधान का शब्द था और अस्पष्ट शब्द यह माना जा रहा था, तो इसके आधार पर क्या किया गया दोस्तों, आपका सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह शब्द को आपको
जोड़ा गया। यानी इसको हटा करके, आंतरिक अशांति को हटा करके जो है सशस्त्र विद्रोह शब्द को आपको 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। तो यह याद रखिए दोस्तों कि आंतरिक अशांति क्या है, मूल संविधान का शब्द है, और यह सशस्त्र विद्रोह जो है इसके स्थान पर लाया गया आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। मोरारजी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी आपकी। तो यह जो शब्द सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया दोस्तों, तो यह स्पष्ट शब्द है, मीन्स कि यहाँ जो है बहुत सी चीज़ों को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि कहीं पर भी देश के भीतर किसी भी क्षेत्र विशेष में, किसी भी राज्य विशेष में अगर कोई शस्त्र के साथ जो है, मीन्स मौलिक अधिकारों के तहत आप बिना शस्त्र का जो है इस्तेमाल किए, धारण किए, आप कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह दिया गया, यानी कहीं पर भी जो आपका शस्त्र के साथ जो अगर कोई भारत का नागरिक या कहीं कोई भीड़ इकट्ठी होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। तो यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं बल्कि 44वें संविधान जो कि 1978 में हुआ था उसका यह हिस्सा है। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिए। तो क्लियर हो गया दोस्तों, कारण में क्या है, अगर युद्ध हो रहा है किसी देश के साथ या किसी देश ने हमारे ऊपर बाहरी आक्रमण कर दिया है या आंतरिक अशांति जिसे हम लोग अब सशस्त्र विद्रोह के रूप में जानते हैं, तो ये कंडीशन जो है, इन तीनों कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी। अब आते हैं हम लोग इसकी घोषणा से संबंधित बातों को जानने का प्रयास करते हैं। तो घोषणा की अगर बात करें दोस्तों, तो घोषणा कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति जी क्या करते हैं, इनकी घोषणा करते हैं। किसकी यानी किसके सहमति पर, तो किसकी सहमति की बात करें तो पीएम यानी हमारे प्रधानमंत्री की सहमति सलाह पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो क्या करते हैं, इस शासन की यानी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो चूंकि ये पीएम के द्वारा अनुशंसा या आपका रिक्वेस्ट कहिए या सहमति कहिए, उस पर यह राष्ट्रपति शासन लागू होता है, जिनका इस्तेमाल क्या किया इंदिरा गांधी जी ने, ये जो तृतीय आपातकाल लगा था 1975 में, इनका दुरुपयोग किया गया। तो यहाँ पे क्या किया गया दोस्तों कि ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जहाँ सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, वहीं क्या किया गया कि यहाँ मंत्रिमंडल की स्वीकृति या सहमति, यानी यहाँ मंत्रिमंडल की सहमति को भी आवश्यक बना दिया गया आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। यानी कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर तो ये यानी इस राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, किंतु उसमें क्या होगा, मंत्रिमंडल की भी सहमति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है दोस्तों, यहाँ जो इंदिरा गांधी ने जो आपका राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो रातों रात उन्होंने क्या किया, उस समय राष्ट्रपति थे आप के फखरुद्दीन अली अहमद जी, उनको रातों रात फ़ोन किया और एक फ़ोन कॉल के थ्रू ही क्या हुआ कि उन्होंने राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के कहने पर लगा दिया आपका राष्ट्रीय आपातकाल। तो वहाँ मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद से कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया, कहीं कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, किसी को जानकारी भी नहीं थी, और रात के 12 बजे के बाद क्या हो गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई। इस वजह से यहाँ क्या किया गया दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल की सहमति आवश्यक कर दी गई। यानी राष्ट्रपति तो घोषणा करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल की और प्रधानमंत्री की अनुशंसा पे करेंगे, किंतु मंत्रिमंडल की सहमति भी वहां आवश्यक होनी चाहिए। तो क्लियर हो गया दोस्तों ये। अब हम लोग देखते हैं अनुमोदन। तो जब यह आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा दोस्तों, तो उसके एक माह के भीतर क्या होगा दोस्तों, आपका यानी आपका राज्यसभा और लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से क्या होगा, आपको स्वीकृति लेनी होगी, उनकी सहमति लेनी होगी, ये बिल पास कराना होगा। यानी एक माह के भीतर जो आपको राज्यसभा और लोकसभा से क्या होगा, स्वीकृति लेनी होगी, यानी उनका अनुमोदन आवश्यक है आपका राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रीय आपातकाल लगने के एक माह के भीतर। अब समय की बात करते हैं हम लोग। तो समय जो है दोस्तों, यानी जब अनुमोदन हो गया उसके 6 माह तक जो है आपका
यह राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। अगर मान लीजिए इस 6 माह के दौरान जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, वह सॉल्व नहीं हुई, ज्यों का त्यों है, या फिर कम हुई है बट जैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, वह नॉर्मल नहीं है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ फिर से 6 माह के लिए जो है यानी फिर से अनुमोदन किया जाएगा, और अनुमोदन के बाद फिर 6 माह के लिए जो है आपका यानी जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ा दी जाएगी। अगर फिर भी नॉर्मल नहीं हुआ तो फिर 6 माह के अंदर यानी अनुमोदन करके फिर 6 माह के भीतर, फिर भी सही नहीं हुई परिस्थितियां, फिर 6 माह के भीतर यानी फिर 6 माह के लिए। तो इस तरह से 6 माह करके जो है आपका यह जो स्थिति है, इसका जो कार्यकाल है, इसका समय जो अनंत काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी कोई भी टाइम लिमिटेशन यहाँ क्लियर नहीं किया गया है हमारे संविधान में, यह अनंत काल के लिए किया जा सकता है। मीन्स जब तक स्थितियाँ जो है नॉर्मल नहीं हो, संवैधानिक रूप से सारी चीज़ें कार्य ना कर रही हो, तब तक जो है यह क्या होगा, यह जो है समय आपका बढ़ता रहेगा। आपका कब तक, तो अनंत काल के लिए, अनंत काल तक। हो गया दोस्तों ये समय से संबंधित बात है। अब हम लोग देखते हैं प्रभाव। तो प्रभाव में क्या होता है दोस्तों कि हम लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय जो व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था, वह क्या है, संघात्मक है। क्या है दोस्तों, हमारी भारतीय व्यवस्था क्या है, संघात्मक है। संघात्मक शासन में होता क्या है कि जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाता है, मीन्स केंद्र में अलग सरकार है, राज्यों की अलग सरकार है, और सबको जो अलग अलग शक्तियां दी गई, यानी पृथक्करण का जो है वह नियम अपनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में, यानी शक्तियों के पृथक्करण, विकेंद्रीकरण कहिए, इसके आधार पर जो है शासन को संचालित करने का हमारे संविधान में जो है प्रावधान किया गया है। तो यहाँ जब ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है 352 के तहत, यानी अनुच्छेद 352 के तहत, तो यहाँ क्या होता है, ये जो संघात्मक व्यवस्था है यह क्या हो जाती है, एकात्मक हो जाती है। यानी कि यहाँ जो विकेंद्रीकरण शक्तियों का संघात्मक शासन में किया गया है, वहीं एकात्मक शासन में क्या होता है कि शक्तियों का एकीकरण हो जाता है। मीन्स सारे देश पर, सारे क्षेत्र पर, पूरे भारत पर, हर जगह क्या होगा, आपका केंद्र का जो है आपका शासन होगा, यानी केंद्र के द्वारा जो है संपूर्ण देश संचालित होगी। वहाँ राज्यों की शक्तियाँ छीन ली जाती है, उनको कोई शक्ति नहीं रहती है इस अधिकार यानी इस आपातकाल से संबंधित। यानी शक्तियों का क्या होता है, संघात्मक रूप जो है आपका वह परिवर्तित हो जाता है आपका एकात्मक रूप में, यानी शासन का रूप क्या हो जाता है, संघात्मक से एकात्मक हो जाता है। यह तो हो गया दोस्तों आपका पहला प्रभाव। दूसरे प्रभाव की अगर हम लोग बात करें तो यह मौलिक अधिकारों से संबंधित है दोस्तों। मौलिक अधिकार, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल 358 के तहत, 358 के तहत क्या होता है, कोई अगर मान लीजिए ये आपका युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो, यानी युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर अगर यह राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, आर्टिकल 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है, यह अनुच्छेद 19 क्या होगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा, स्वतः ही स्थगित हो जाएगा, यानी यह जो है कार्य नहीं करेगा अनुच्छेद 19, यह जो है नागरिकों से छीन लिया जाएगा आपका, अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण से संबंधित यह राष्ट्रीय आपातकाल लगे। किंतु अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यह राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो यहाँ अनुच्छेद 19 क्या होता है दोस्तों, यह अनुच्छेद 19 लागू रहेगा, यह जो है स्थगित या निलंबित नहीं होगा। मीन्स इसको क्लियरली समझिए कि आपका युद्ध और बाहरी आक्रमण के आधार पर अगर यह राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो अनुच्छेद 19 क्या होता है, स्वतः निलंबित हो जाता है। तो यहाँ और एक सवाल आता है दोस्तों, क्या अनुच्छेद 19 ही है जो निलंबित होती, या और भी जो है मौलिक अधिकार है वह भी निलंबित हो सकती है? तो इसके बारे में अगर हम लोग जाने दोस्तों, तो आर्टिकल 359 में इसका जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि जो नागरिकों के अन्य मौलिक अधिकार है उनका भी निलंबन जरूरी है, तो वह आर्टिकल 359 के तहत क्या करेंगे दोस्तों, अन्य मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर देंगे, यानी उसकी घोषणा उनको
अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन के लिए घोषणा उनको करनी होगा आर्टिकल 359 के तहत। और क्या होगा कि बाकी जो मौलिक अधिकार है, जो यहाँ पर हम लोग सिर्फ आर्टिकल 19 देख रहे हैं मौलिक अधिकार से संबंधित, तो बाकी आर्टिकल्स भी जो है मौलिक अधिकार से संबंधित है, वो सारा अनुच्छेद आपका 359 के तहत जब घोषणा होगी तो वो सारा निलंबित हो जाएगा स्वतः ही। किंतु इसमें भी एक कंडीशन है कि आर्टिकल 20 प्लस 21, ये दोनों जो आर्टिकल है दोस्तों किसी हाल में भी निलंबित नहीं होगी, किसी भी हाल में इसका निलंबन नहीं हो सकता आपका आर्टिकल 20 और 21 का। यानी कि युद्ध बाहरी आक्रमण में आर्टिकल 19 का निलंबन हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह में इसका निलंबन नहीं होगा। और अगर अन्य अधिकारों की घोषणा यानी अन्य अधिकारों का निलंबन करना है तो राष्ट्रपति को 359 के तहत जो क्या होगा घोषणा करना होगा। और इसमें भी जो है आपका 20 और 21 अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित, इसका जो है निलंबन किसी हाल में नहीं किया जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग यानी प्रभाव को जान लिया, अब हम लोग प्रयोग को जानेंगे। तो प्रयोग की अगर बात करें तो दोस्तों अब तक इसका प्रयोग 3 बार हुआ है, यानी 3 बार जो इसका प्रयोग राष्ट्रीय आपातकाल की का प्रयोग किया जा चुका है। आपका सबसे पहले हुआ आपका 1962 में, आपका 1962 में पहला हुआ, जब आपका क्या होगा चीन के साथ युद्ध हुआ। दूसरा जो हुआ 1971 में, जो कि आपका पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था हमारा, जो कि बांग्लादेश अलग हुआ है। और चौथा जो है आपका आपातकाल लगा आपका 1975 में, जो कि इंदिरा गांधी जी ने लगाया था। तो ये 3 आपातकाल अब तक जो है यानी इसका प्रयोग जो है 3 बार अब तक किया जा चुका है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से कि राष्ट्रीय आपातकाल के अंतर्गत जो है क्या क्या कारणों से इसका यानी कि कारण, घोषणा, अनुमोदन, समय, प्रभाव, प्रयोग को हम लोग फिर से एक बार जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल के कारणों में हमने क्या देखा दोस्तों, युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया आपका आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर। तो इन आधार पर क्या होगा, ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी। अब जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो उस घोषणा कौन करेगा, तो राष्ट्रपति महोदय करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे और मंत्रिमंडल का सहमति आवश्यक है। उसके बाद अनुमोदन यानी 1 माह के बाद जो है 1 माह के अंदर क्या होगा दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा से अनुमोदन लेना होगा, परमिशन लेना होगा। समय की बात करें तो अनुमोदन के 6 माह तक जो है यह राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा। उसके बाद परिस्थितियां सही नहीं हो तो 6 महीना, फिर 6 महीना, फिर 6 महीना, इस तरह से अनंत काल तक जो है यह बढ़ाया जा सकता है जब तक कि स्थितियां सामान्य नहीं हो। प्रभाव की अगर बात करें हम लोग तो जो संघात्मक शासन है हमारे संविधान में, हमारे भारत की जो है यानी जो शासन प्रशासन है, उस संघात्मक व्यवस्था क्या हो जाती है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एकात्मक हो जाती है, यानी केंद्र के द्वारा पूरा जो है शक्तियों का संचालन होता है। इस और प्रभाव में हम लोग देखें, दूसरा प्रभाव मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें जो है आपका युद्ध बाहरी आक्रमण के समय जो है आर्टिकल 19 आपका निलंबित हो जाता है। और 359 के तहत अगर राष्ट्रपति को लगे कि घोषणा अन्य अधिकारों का भी निलंबन आवश्यक है तो वहाँ क्या करेंगे, 359 के तहत घोषणा करेंगे और अन्य अधिकारों का भी निलंबन हो जाएगा। और किंतु इसमें भी 20 और 21 का निलंबन नहीं होगा। और प्रयोग की बात करें हम लोग तो इसका 3 बार प्रयोग हो गया। 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ था उस समय, 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उसमें, और 1975 में इंदिरा जी के द्वारा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये हम लोग राष्ट्रीय आपात से संबंधित सारी बातों को जान लिए। अब हम लोग जो है राष्ट्रपति शासन के बारे में जानेंगे। राष्ट्रपति शासन किन किन कारणों से लगता है ये जानेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग घोषणा जानेंगे, घोषणा किनके द्वारा होता है। उसके बाद अनुमोदन जानेंगे, उसके बाद समय जानेंगे, फिर उसका प्रभाव जानेंगे, अब प्रयोग जानेंगे कि कितनी बार इसका प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है दोस्तों, जब संवैधानिक तंत्र आपका विफल हो जाए,
यानी किसी क्षेत्र विशेष का जो है, मान लीजिए किसी राज्य विशेष, किसी क्षेत्र विशेष, किसी प्रदेश स्पेशल जगह हो ऐसा कुछ, और वहाँ जो है संवैधानिक रूप से जो है स्थितियाँ नहीं हो, संवैधानिक रूप से जो है कार्य नहीं कर रहा हो वह क्षेत्र विशेष, वह राज्य विशेष, तो वहाँ क्या होगा दोस्तों, आपका यह राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी ऐसा प्रदेश, कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहाँ संविधान के नियमों के अनुसार शासन प्रशासन नहीं चल रहा हो, कुछ गैर संवैधानिक कार्य हो, असंवैधानिक तत्वों के द्वारा जो है कार्य किए जा रहे हो, संवैधानिक रूप से कार्य नहीं हो रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाया जाता है। घोषणा की अगर हम लोग बात करें तो घोषणा कौन करेंगे, यहाँ भी राष्ट्रपति करेंगे। किसकी सहमति पर करेंगे, तो राज्यपाल की सहमति पर करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों कि राज्यपाल जो है वह क्या होता है, राष्ट्रपति का एजेंट के रूप में राज्यों में कार्य करता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में राज्य में काम कर रहे होते हैं, तो ये राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं आपको जानकारी देते हैं राज्यों से संबंधित सारी चीज़ों की राष्ट्रपति को। तो यहाँ जो है राज्यपाल अनुशंसा करेंगे राष्ट्रपति से कि यहाँ इस राज्य में जो है, यानी संबंधित राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, संविधान के नियमों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, उस संबंधित राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, किसकी राष्ट्रपति घोषणा करेंगे, किसकी अनुशंसा पर, तो राज्यपाल की अनुशंसा पर। ये हो गया आपका घोषणा। अब अनुमोदन की बात करें दोस्तों, तो 2 माह के अंदर, वहाँ 1 माह हमने देखा, यहाँ 2 माह है, तो 2 माह के अंदर क्या होगा दोस्तों, आपको लोकसभा प्लस राज्यसभा से क्या होगा, अनुमोदन लेना होगा, यानी स्वीकृति लेनी होगी आपको राष्ट्रपति शासन लगाने के 2 माह के भीतर, यानी लोकसभा और राज्यसभा से यह पास करना होगा, सहमति लेनी होगी। ये हो गया अनुमोदन। अब हम लोग समय की देखते हैं, तो समय की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ भी क्या होगा, समय यानी अनुमोदन से 6 माह, फिर मान लीजिए स्थितियां सामान्य नहीं हुई, फिर 6 माह, फिर स्थितियां सामान्य नहीं हुई, फिर 6 माह, इस तरह से जो है यहाँ, यानी जब तक स्थितियां सामान्य नहीं हो वह जो है यह पीरियड बढ़ता रहेगा। लेकिन कब तक, जो हमने राष्ट्रीय आपातकाल में अनंत काल तक देखा समय दोस्तों, यहाँ मात्र 3 साल तक जो है यह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, इससे अधिक नहीं। फिर से यह प्रक्रिया दूसरे तरीके से, यानी कि इस प्रक्रिया के तहत जो है आप 3 साल तक ही जो है इस समय को आप बढ़ा सकते हैं 6 माह करके। जो हमने अनंत काल वहाँ देखा, यहाँ सिर्फ 3 साल का आपका, यानी वहाँ टाइम लिमिटेशन नहीं दिया गया, यहाँ टाइम लिमिटेशन दिया गया आपका 3 साल। ये हो गया दोस्तों समय की बात। अगर प्रभाव की बात करें तो यहाँ क्या होगा कि इस पीरियड में, यानी जब आपका राष्ट्रपति शासन लागू रहता है, तो यहाँ क्या होता है कि राज्य सूची के विषयों पर जो है केंद्र कानून बनाएगी। यानी हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार की सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के अंतर्गत जो विषय है केंद्र सरकार नियम कानून बनाती है, राज्य सूची के अंतर्गत जो है विषय है वह राज्य सरकार बनाती है, समवर्ती सूची में क्या होता है दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। तो यहाँ जो राज्य सूची की जो विषय है, इस राष्ट्रपति शासन के दौरान उस पर क्या होगा, केंद्र का अधिकार होगा, केंद्र जो है उस पर शासन लगाएगी, यानी नियम कानून बनाएगी। तो इस पर क्या हो जाता है, राज्य सूची के विषय पर क्या हो जाता है उस पीरियड में, यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र का अधिकार हो जाता। तो यह तो हो गया आपका पहला प्रभाव। दूसरा प्रभाव की अगर बात करें तो मंत्रिमंडल जो है क्या होता, भंग हो जाती है। यानी जो मंत्रिमंडल, जो सरकार है वहाँ की क्या हो जाती है दोस्तों, यह भंग हो जाती है। तीसरा जो कारण है, यानी तीसरा प्रभाव के अंदर क्या होगा दोस्तों, जो विधानसभा है, विधानसभा या विघटित कर दी जाएगी या निलंबित कर दी जाएगी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा।
यानी ये 3 प्रभाव मेनली आपको राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत देखा जाता है। एक तो राज्य सूची पर अधिकार केंद्र को हो जाता है कानून बनाने का, दूसरा मंत्रिमंडल जो है भंग हो जाती, तीसरा जो है विधानसभा जो अस्थायी सदन है उसका क्या होता है, या तो राष्ट्रपति के द्वारा वह विघटित कर दी जाएगी या फिर निलंबित कर दी जाएगी। तो ये हो गया आपका 3 प्रभाव। अब प्रयोग की अगर बात करें दोस्तों, तो इसका 100 से अधिक बार तक जो है प्रयोग किया जा चुका है। हम लोग हमेशा देखते हैं कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में, ये जो राष्ट्रपति शासन लगता ही रहता है। तो इसका जो है प्रयोग 100 से अधिक बार हो चुका है। और पहले हम लोग जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान देखें कि इसका प्रयोग 3 बार हुआ है, एक 61 में, एक 62 में, 1962 में, एक 1972 में और एक 1975 में। तो ये हो गया दोस्तों आपका राष्ट्रपति शासन, इसको हमने जाना। अब हम लोग क्या जानेंगे, अब हम लोग जानेंगे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में भी इसका कारण जानेंगे दोस्तों, फिर हम लोग घोषणा जानेंगे, फिर अनुमोदन जानेंगे, उसके बाद फिर समय जानेंगे, प्रभाव जानेंगे और प्रयोग जानेंगे। तो सब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे इस वित्तीय आपातकाल से संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्तियां है आपातकालीन। तो अब हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, तो वित्तीय आपातकाल के कारणों की अगर बात करें दोस्तों, तो यहाँ जो है वित्तीय संकट जब होता है, वित्तीय संकट यानी देश पर या किसी क्षेत्र विशेष पर वित्तीय संकट हो तो यह जो है वित्तीय आपातकाल लगता है। तो दोस्तों जब सरकारें खुद पैसों का निर्माण करती है, नोटों को खुद छापती है, तो उन पर वित्तीय संकट किस प्रकार से आ सकता है। तो अगर इसको डीपली जानने की बात करें तो दोस्तों, तो यहाँ पर जो वित्तीय संकट का तात्पर्य ये होता है कि जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है या केंद्र में जो सरकारें हैं, उनको बाहर से कुछ ना कुछ खरीदना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, निर्यात करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या होता है कि विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो जब विदेशी मुद्रा की कमी हो जाए देश में, उसका अकाल पड़े या उसमें परेशानी हो, कमी हो, तब उस स्थिति में क्या होता है, वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल लागू होता है। तो ये तो हो गया दोस्तों कारण। अब घोषणा की बात करें तो घोषणा कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति महोदय ही करेंगे। और यानी पीएम और मंत्रिमंडल की सलाह पर, यानी राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर। अनुमोदन की बात करें दोस्तों, तो यह भी जो है आपका 1 माह के भीतर क्या होगा, आपका लोकसभा प्लस राज्यसभा अनुमोदन करना होगा, परमिशन लेना होगा, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो है परमिशन आवश्यक है 1 माह के भीतर। समय की अगर बात करें दोस्तों, तो यह भी जो है आपका, यानी कि जब तक परिस्थितियां अनुकूल ना हो जाए, यह जो है आपका यानी 6 माह के बाद जो है, अनुमोदन के 6 माह के बाद जो है यह लगता रहेगा, और जब तक परिस्थितियां अनुकूल ना हो यह जो है इस प्रकार जो है बढ़ता रहेगा। प्रभाव की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रभाव में इसका क्या होगा कि वित्तीय आपातकाल के दौरान क्या होता है कि जो यानी कि जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक जो पद है, उन संवैधानिक पदों का क्या होता है, वेतन में कटौती की जाती है, वेतन में कटौती की जाती है। यानी जो भी संवैधानिक पद है, जो हमने भारत के राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत जाने कि जितनी भी वो नियुक्तियां करते हैं, तो उन सारे संवैधानिक पदों पर जो पदस्थापित लोग हैं, जो पदाधिकारी है, उनका क्या होगा, वेतन में कटौती की जाती है। इसमें आपके सर्वोच्च न्यायालय के जजेस भी आते हैं। तो ये सारे जो है उन सबका जो वेतन इस पीरियड में क्या होगा, काटा जाता है, कटौती की जाती है उनके वेतन में। अब प्रयोग की अगर बात करें दोस्तों, तो प्रयोग में क्या होगा, इसका 1 बार भी प्रयोग नहीं हुआ है,
यह हमारे देश की अच्छी स्थिति है दोस्तों कि इस जो वित्तीय आपातकाल है जिसका वर्णन आर्टिकल 360 में किया गया है, उसका प्रयोग अभी तक हमारे भारत में एक बार भी नहीं किया गया है। आइए हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कारणों में दोस्तों। तो वित्तीय संकट यानी जब वित्तीय संकट हो यानी वित्त से संबंधी जो परेशानियां हो, उसमें क्या होता है दोस्तों, यह जो है आपका वित्तीय आपातकाल लगता है। घोषणा की बात करें तो राष्ट्रपति ही घोषणा करते हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सलाह पर, और 1 माह के भीतर क्या होता है, अनुमोदन कराना पड़ता है आपको राज्यसभा और लोकसभा से। समय का सेम सिचुएशन है, 6 माह के बाद यानी हर 6 माह पर क्या होता है, उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। प्रभाव में क्या देखा कि संवैधानिक प्रभाव यानी संवैधानिक जितने भी पद है इसके प्रभाव के अंतर्गत उनके वेतन में कटौती की जाती है। उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी आते हैं। प्रयोग की बात करते एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ, तो यह सुखद समाचार है, अच्छी बात है हमारे देश के लिए कि इसका प्रयोग एक बार भी नहीं किया गया। तो दोस्तों हमने आज इस क्लास में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों आपातकाल को देखा आपातकालीन शक्तियों के अंदर, यानी राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के अंदर। अब अगली जो क्लास है दोस्तों हम लोग उसमें जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति है और जो स्वविवेकी शक्ति है, तो ये दोनों शक्तियों के बारे में अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। तो तब तक के लिए देवी स्टडीज से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत